टैलेंट मैनेजमेंट मॉडल में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिंजर मॉडल। देखिए, जिंजर मॉडल एक कैनेडियन मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, डॉक्टर डेविड जिंजर। उनके नाम पर जो है ये जिंजर मॉडल रखा गया, क्योंकि इन्होंने ही जो है इस मॉडल को डेवलप किया था। तो इट इज़ अ मॉडल फॉर एम्प्लॉय इंगेजमेंट डेवलप्ड बाय एन कैनेडियन मैनेजमेंट कंसल्टेंट डॉक्टर डेविड जिंजर। देखिए, एम्प्लॉय इंगेजमेंट का मतलब क्या हो गया है कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट इज द इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट एंड एम्प्लॉय हैज़ टू देयर जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को इमोशनली और इंटेलेक्चुअली कनेक्ट करें अपने जॉब से और ऑर्गेनाइजेशन से। तभी जो है जो एम्प्लॉय है वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा और कंपनी के गोल को अचीव करने में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। क्लियर? तो ये जरूरी है कि एम्प्लॉय जो है वो इमोशनली और इंटेलेक्चुअली कनेक्ट करे उसको जो जॉब मिली है उससे और ऑर्गेनाइजेशन से। जब आप किसी चीज़ से कनेक्टेड फील करोगे तभी तो आप उसके लिए जो है एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे। जैसे कि आप अपने परिवार से, अपनी फैमिली से कनेक्टेड फील करते हो, तो अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है, फिर हमेशा आप ना कुछ ऐसा करते हो, एफर्ट करते हो, मेहनत करते हो, जिससे कि आप अपनी फैमिली को खुश कर सको। इसी तरीके से जब आप ऑर्गेनाइजेशन से, जॉब से जो है कनेक्टेड रहोगे, कमिटेड रहोगे इमोशनली और इंटेलेक्चुअली, तो फिर आप जो है और अपनी जॉब के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जो है एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे और ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ होगा, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो भी अचीव होगा। क्लियर? तो इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज टू डेवलप अ वर्कफोर्स दैट इज enthusiastic, डेडिकेटेड एंड इमोशनली इन्वेस्टेड इन देयर वर्क। तो जो डॉक्टर डेविड जिंजर द्वारा जिंजर मॉडल डेवलप किया गया, तो ये क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच जो है प्रोवाइड करता है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका इस्तेमाल करके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसा वर्कफोर्स डेवलप कर सकते हैं जो कि हाई एनर्जेटिक होगा, डेडिकेटेड होगा अपने काम को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, और इमोशनली कनेक्टेड होगा अपने काम को लेकर। क्लियर? तो जब इस जिंजर मॉडल में, एक्चुअली इस जिंजर मॉडल में जो है 10 की बिल्डिंग ब्लॉक बताए गए हैं। उस 10 की बिल्डिंग ब्लॉक पे जो है ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उस 10 की बिल्डिंग ब्लॉक्स पे जो है काम करती है, तो जो एम्प्लॉय है, जो टैलेंट है, वो इमोशनली और इंटेलेक्चुअली कमिटेड होगा अपनी जॉब के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो डॉक्टर डेविड जिंजर फोकसेज ऑन क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ डेडिकेशन बाय कनेक्टिंग इंडिविजुअल नीड्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू 10 की बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्लियर? जो कि अब हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो डॉक्टर जिंजर मॉडल है वो उसका स्ट्रक्चर एक्चुअली में पिरामिड के फॉर्म में है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे। क्लियर? तो ये जो डॉक्टर जिंजर मॉडल है वो पिरामिड के फॉर्म है, जिसमें 4 जो है लेयर्स हैं। क्लियर? बॉटम रो है, देन सेकंड रो है, देन थर्ड रो है, एंड देन टॉप रो है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बॉटम रो में देखें तो 10 की बिल्डिंग ब्लॉक्स दिए थे। तो बॉटम रो में 4 इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स आते हैं। क्लियर? की बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं 4 बॉटम रो में। कौन कौन से? स्ट्रेंथ, मीनिंग, वेलबींग एंड एनर्जी। वहीं पर जो सेकंड रो है वो जो है उसमें रिलेशनशिप, रिकॉग्निशन एंड मास्टर मूवमेंट आता है। वहीं पर थर्ड रो में परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस आता है, एंड जो लास्ट है टॉप रो, उसमें रिजल्ट आता है। तो ये जो बॉटम रो है, स्ट्रेंथ, मीनिंग, वेलबींग, एनर्जी, ये जो है फोकस करता है कोर नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो स्ट्रेंथ, मीनिंग, वेलबींग, एनर्जी, ये 4 चीज क्या है, ये कोर नीड्स हैं किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के, उस पर फोकस करता है। इस पे जो है ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए। वहीं पर सेकंड रो में आप देखेंगे तो रिलेशनशिप, रिकॉग्निशन, मास्टर मूवमेंट है। तो इट फोकसेस ऑन फॉस्टरिंग रिलेशनशिप एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी। यानी कि यहाँ पर फोकस किया जाता है कि जो एम्प्लॉय है वो अपने आप को कनेक्टेड फील करे अदर एम्प्लॉय से, अपने बॉस से, उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसको रिकॉग्निशन दिया जाए, और जो भी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स है उसको जो है वो एंजॉय करे, उसको मेमोरेबल वहाँ पर बनाया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए काम करना चाहिए। वहीं पर थर्ड रो में आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस है। तो इट फोकस सिर्फ टू क्रिएटिंग अ हाई परफॉर्मेंस कल्चर, परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने पर ध्यान दे, उनकी प्रोग्रेस पे ध्यान दे, जिससे कि क्या हो, अचीव कर सके रिजल्ट। टॉप रो पे क्या है, रिजल्ट, अचीविंग बिजनेस आउटकम दैट आर वैल्यूएबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स। यानी कि ऐसा आउटकम मिले जो कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उन सभी को जो है उसका बेनिफिट मिले। तो हम एक एक करके जो है इन सभी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉटम रो में। तो बॉटम रो किस पे फोकस करता है, फोकसेस ऑन द कोर नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो बॉटम रो में 4 एलिमेंट है, वेलबींग, एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड मीनिंग। देखिए, कोई भी एम्प्लॉय अगर हैप्पी है, सेटिस्फाई है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्योंकि एक हैप्पी और सेटिस्फाई एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब को सही तरीके से परफॉर्म करेगा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। द सीक्रेट बिहाइंड द सक्सेस ऑफ हाईली प्रोडक्टिव बिजनेस इज देयर हैप्पी एम्प्लॉय।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेस अचीव करनी है, सक्सेस पाना है, तो ज़रूरी है कि उसको अपने एम्प्लॉय को वो हैप्पी रखे। तो उसके लिए जो है जिंजर मॉडल में 10 की बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए गए हैं जिस पे ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉय क्या होगा, वो एंगेज रहेगा इमोशनली और इंटेलेक्चुअली, अपने आप को कनेक्टेड फील करेगा अपनी जॉब से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, क्लियर, और जिसके लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा। तो सबसे पहला एलिमेंट है वेल बीइंग। तो इट प्रायोरिटाइज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ थ्रू वर्क लाइफ बैलेंस एंड सपोर्टिव कल्चर। देखिए, वेल बीइंग कहने का मतलब है कि एम्प्लॉय की वेल बीइंग, जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है वो फिजिकली और मेंटली फिट रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, अगर कोई भी मेंटली या फिर फिजिकली फिट नहीं होगा तो वो आपका जॉब, जो ऑर्गेनाइजेशन का जॉब है, वो अपनी टास्क को सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो वेलनेस प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज, फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट और सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करें एम्प्लॉयज को। भाई बहुत सारे जो है आप देखते होंगे कि एम्प्लॉय परेशान होते हैं, चाहे हो सकता है वो जॉब को लेकर हो, चाहे वर्क प्रेशर को लेकर हो, चाहे वो अपनी फैमिली प्रेशर को। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि उनको काउंसलिंग के लिए जो वहाँ पर किसी डॉक्टर से जो है, साइकोलॉजिस्ट से जो है वहाँ पर मीटिंग करवा दें, क्लियर। इसी तरीके से फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट, भाई कोई इंप्लॉय हो सही टाइम पर, मतलब जो टाइमिंग आपने फिक्स की है अभी उस टाइम पे नहीं आ पा रहा है, तो आप उसको जो है वहाँ पर ऑप्शन दीजिए कि ठीक है आप जो है दूसरे टाइम शेड्यूल पे आ जाइए, क्लियर, या फिर सैटरडे संडे जो है आप आ जाइए अगर आप मंडे ट्यूसडे नहीं आ पा रहे हो। तो इस तरीके से कुछ फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट वहाँ पर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इससे एम्प्लॉय फिजिकली या फिर मेंटली जो है वो फिट रहेगा, अपने वर्क और लाइफ को जो है बैलेंस कर पाएगा और जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है की एलिमेंट है, दैट इज एनर्जी। दिस इंक्लूड डिजाइनिंग रोल्स दैट आर स्टिमुलेटिंग एंड अवॉइडिंग बर्न आउट थ्रू एडिक्वेट वर्कलोड मैनेजमेंट। होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि लगातार हम जो इस टास्क को परफॉर्म करते हैं तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, हम लो हो जाते हैं, हम जो है इरिटेट होने लग जाते हैं, क्लियर। तो एम्प्लॉय के पास भी लगातार काम कर रहा है तो वो भी बर्न आउट हो सकता है ना, वो भी इरिटेट हो जाएगा वर्कलोड की वजह से। तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वहां पर जो है वो इंकरेज करें रेगुलर ब्रेक्स के, यानी कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करें कि जो है वो हर 1 घंटे में 2 घंटे में जो है 5 मिनट का ब्रेक ले, वैकेशंस पे चला जाए, ठीक है, 3 महीने काम किया, 4 महीने काम किया, उसके बाद जो है 1 हफ्ते का वैकेशन ले ले वो, ठीक है। या फिर डाउन टाइम जो है वो इसेंशियल है, यानी कि आपने जो है वहाँ पर वीकली ऑफ दे दिया या फिर जल्दी छुट्टी कर दी, कुछ इस तरीके से जो है वहाँ पर ब्रेक डाउन करना चाहिए वर्क से, जिससे कि जो एम्प्लॉय है वो दोबारा से एनर्जी रिगेन कर सके। लगातार आप काम करोगे थक जाओगे, तो वहाँ पर जरूरी है कि आप ब्रेक लो, क्लियर। तो फिजिकली मेंटली आप फिट हो लेकिन लगातार काम करोगे ना, तब भी आप वहाँ पर बर्नआउट होगा, वहाँ पे आप थकोगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वहाँ पर जो है वो इनकरेज करें एम्प्लॉय को कि वो जो है टाइमली ब्रेक्स लें, वैकेशंस पे जाएं और जो है वो रेस्ट भी करते रहें, क्लियर। आप फॉरेन कंट्रीज में देखें कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी जो है वो नैप आवर भी दे रहे हैं, यानी कि आप वर्किंग आवर्स में हाफ एन आवर के लिए, फिर 10 to 15 मिनट्स के लिए आप सो सकते हो कंपनी में ही, जहां पे आप काम करें वहीं पे आप सो सकते हो। इससे क्या होगा, ये चीज़ रिसर्च में पाई गई है कि जब इंसान जो है 10-15 मिनट आधा घंटा सो लेता है तो वो दोबारा से हायर एनर्जी आ जाती है, मतलब और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, फिर से जो है वो सेम लेवल से काम परफॉर्म करता है जिस लेवल से वो सुबह काम परफॉर्म कर रहा था। आप देखेंगे कि सुबह जिस एनर्जी से आप काम करते हो शाम तक आप जो है बर्नआउट हो जाते हो, शाम तक थकान हो जाती है, शाम तक वो परफॉर्मेंस नहीं रहती है। तो ऐसे में सेम लेवल की परफॉर्मेंस बनी रहे तो जरूरी है कि बीच बीच में एम्प्लॉय को ब्रेक वहां पर दिया जाता रहे, क्लियर। नेक्स्ट जो है स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाइंग एंड कैपिटलाइजिंग ऑन ईच एम्प्लॉयज यूनिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर काम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज को जानना चाहिए कि हर एम्प्लॉय की क्या स्ट्रेंथ है, क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्लियर, और उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय से काम करवाना चाहिए। इंकरेज करना चाहिए एम्प्लॉय को कि वो अपने स्किल्स को, अपने स्ट्रेंथ को यूज करें, जिससे कि उनको ज़्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्लियर। तो स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर जरूरी है कि भाई सपोज करें कि कोई एम्प्लॉय है, उसको अकाउंटिंग की नॉलेज है और आप उसको मार्केटिंग में लगा के रखे हो, मार्केटिंग वाले बंदे को अकाउंटिंग की नॉलेज है, आपने उसको मार्केटिंग में लगा रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि सही तरीके से आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन को जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना चाहिए सभी एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ को और उसको कैपिटलाइज करना चाहिए, यानी कि उसको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है मीनिंग। मीनिंग कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि एम्प्लॉय को ये चीज़ लगना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा क्यों है। भाई जब तक आप खुद को किसी से कनेक्टेड फील नहीं करोगे, आप वहाँ पर जो है उससे लगाव नहीं रखोगे, आप उसके लिए काम नहीं करोगे। तो कनेक्ट एन एम्प्लॉय वर्क टू अ लार्जर पर्पज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ चाहिए कि वो एम्प्लॉय को ये चीज़ जो है अश्योर करे, ये चीज़ उसको एम्प्लॉय को समझाए कि जो आप काम कर रहे हो ना उसकी वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ
fulfillment. This involve ensuring that employee understand the significance of their contribution and how their work impact the organization and society. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ चाहिए कि वो एम्प्लॉय को इस चीज़ को समझाए कि किस तरीके से जो उनका काम है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है, सोसाइटी को अफेक्ट करता है। कई बार ऐसा होता है कि अरे यार इसको करने से क्या फ़ायदा होगा, इसका कोई बेनिफिट तो है नहीं, कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पर कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा होता है। तो मीनिंग यानी कि एम्प्लॉय कोई भी जॉब परफॉर्म कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसका कैसे जो है उसका क्या पर्पज़ है, वो चीज़ जो है वहाँ पर एम्प्लॉय को समझाना ज़रूरी है। तो एम्प्लॉय जो है उसको और सीरियसली होकर और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर काम करेगा। क्लियर? तो ये बात हो गई जिंजर मॉडल के बॉटम रो की, जहाँ पर 4 की बिल्डिंग ब्लॉक थे: वेलबींग, एनर्जी, स्ट्रेंथ और मीनिंग, और ये खासकर एम्प्लॉय से ही रिलेटेड थे। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को इन चारों पॉइंट्स पे जो है एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहिए। वहीं पर जो सेकंड रो आता है जिंजर मॉडल में, दैट इज फोकस ऑन फॉस्टरिंग रिलेशनशिप एंड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। देखिए, आप एम्प्लॉय के अंदर जो है एम्प्लॉय को फिजिकली मेंटली फिट रख रहे हो, आप उसको प्रॉपरली ब्रेक भी दे रहे हो, उसकी आपने कैपेबिलिटी को भी जांच लिया है, उसके अकॉर्डिंग उसको काम भी करवा रहे हो। क्लियर? उस वो जो जॉब परफॉर्म कर रहा है वो कैसे जो है ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, आपने उसको भी बता दिया। लेकिन अगर जो एम्प्लॉय है उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनसे वो कनेक्टेड फील नहीं करेगा, ठीक है, तो भी जो है वहां पर प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उस काम के बदले आप उसको अप्रोप्रिएट जो है रेमुनरेशन या फिर सैलरी या फिर बेनिफिट या फिर उसको रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हो, तो भी जो है वहां पर वो इमोशनली कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। क्लियर? तो सेकंड रो जो है जिंजर मॉडल का, वो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पे बात करता है: रिलेशनशिप, रिकॉग्निशन एंड मास्टर मूवमेंट। यानी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को भी ध्यान दे, यानी कि जो पीयर टू पीयर रिलेशनशिप है, जो कलीग हैं, जो बॉस हैं, सुपरवाइजर है, सबॉर्डिनेट है, सुपीरियर है, उनके साथ जो है वहाँ पर कोलैबोरेट करके काम हो। रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय जो भी काम परफॉर्म कर रहा है तो जो भी बेस्ट एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज करें, उनको उनके लिए क्लैपिंग करें, उनको जो है कोई ना कोई मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स वहाँ पर प्रोवाइड करें। और साथ ही साथ मास्टर मूवमेंट, मास्टर मूवमेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे उस एम्प्लॉय का बर्थडे है, क्लियर, एम्प्लॉय का बर्थडे है या फिर जो है नया नया कोई एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, कोई माइलस्टोन अचीव कर लिया है उसको फेयरवेल उसको जो है सेलिब्रेट करें, कोई फेयरवेल, कोई रिटायर हो रहा है तो फेयरवेल पार्टी दें। तो इस तरीके से जो है मास्टर मूवमेंट्स जो है वहाँ पर क्रिएट किए जा सकते हैं, जिससे कि एम्प्लॉय कनेक्टेड फील करेगा, रिलेटेड फील करेगा ऑर्गेनाइजेशन से। क्लियर? तो रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एट वर्क आर फंडामेंटल टू एंगेजमेंट बाय फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, ओपन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। ये रिलेशनशिप जो है ऑर्गेनाइजेशन में लाया जा सकता है। क्लियर? जब एक दूसरे पर लोग ट्रस्ट करेंगे, ओपन कम्युनिकेशन है, कोई किसी से भी बात कर सकता है, कोई भी वहाँ पे बाउंडेशन नहीं, अरे भाई उनसे बात नहीं कर सकते हैं। क्लियर? देखिए, होता क्या है कि आप जिससे बात कर सकते हो ना उससे कनेक्टेड फील करते हो, लेकिन अगर आप जिससे बात नहीं कर पाओगे तो उससे कनेक्टेड फील नहीं करोगे, तो आप जाहिर सी बात है उससे कोलैबोरेट भी नहीं कर पाओगे। क्लियर? मिलकर काम भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जरूरी है कि ओपन कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो, कोई किसी से भी बात कर सकता है प्रॉपर, मतलब कि प्रोफेशनली। क्लियर? तो रिलेशनशिप। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि ऑथेंटिक रिकॉग्निशन जो है एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, एम्प्लॉय को लगना चाहिए कि हाँ, अगर यहाँ मैं काम करूंगा तो मुझे रिकॉग्निशन मिलेगी, मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा। द जिंजर मॉडल एडवोकेट्स फॉर अ कॉन्टिन्यूअस रिकॉग्निशन कल्चर वेयर अचीवमेंट्स बोथ बिग एंड स्मॉल, चाहे छोटा अचीवमेंट हो चाहे बड़ा अचीवमेंट हो, उसको एक्नॉलेज किया जाता है रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? बड़ा अचीवमेंट है, छोटा अचीवमेंट है, आपने जो है सर्टिफिकेट दे दिया, कोई मेडल दे दिया, कोई आपने जो है क्लैपिंग करवा दी सबके सामने, तो रेगुलरली जो है रिकॉग्निशन जो है एम्प्लॉय को वहाँ पर मिलना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय एंगेज फील करेगा। नेक्स्ट जो है मास्टर मूवमेंट, जो कि हमने बताया कि जो है वहां पर मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय को लेकर। क्लियर? जिससे कि एम्प्लॉय जो है कनेक्टेड फील करेगा, किससे? ऑर्गेनाइजेशन से। एम्प्लॉय जब पहली बार ज्वाइन करता है तो ओरिएंटेशन होता है, ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंसेस उसका अच्छा होना चाहिए, सब लोग अच्छे से मिल रहे हैं, उसको जो है एक वेलकम गिफ्ट दे रहे हैं। क्लियर? आप देखेंगे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां पर वेलकम किट मिलता है, जब कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसको एक वेलकम किट मिलता है, जिसमें हो सकता है कि कॉफी मग हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो ये एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। प्रोजेक्ट किक ऑफ, यानी कि कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो उस वक्त जो है उसको सेलिब्रेट करिए। माइलस्टोन कोई भी आपने अचीव कर लिया है, क्लियर, तो उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। फेयरवेल पार्टी, कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है उसको फेयरवेल पार्टी जो है दे रहे हैं। तो एक मोमेंट जो है वहां पर क्रिएट किया जाए जिससे कि एम्प्लॉय आपस में रिलेटेड फील करते हैं। तो एवरी टाइम विच एम्प्लॉय स्पेंड देयर एट द वर्क प्लेस एंड द डेटा हैज टू बी मेमोरेबल। तो जितना भी समय जो है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में व्यतीत कर रहा है उसको मेमोरेबल बनाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। अगर ये चीज़ कर ले गई ऑर्गेनाइजेशन तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा वहाँ पर कि एम्प्लॉय कनेक्टेड फील करेगा, एम्प्लॉय एंगेज रहेगा।
वहीं पर जो नेक्स्ट रो है दैट इज थर्ड रो में क्या था, परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। तो द फोकस इज ऑन क्रिएटिंग अ हाई परफॉर्मेंस कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि रिलेशनशिप पे तो ध्यान दे लिया है, एम्प्लॉय के पर्सनल चीज़ों पर भी ध्यान दे लिया, अब जो है ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना चाहिए परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस पे भी, यानी कि सभी एम्प्लॉय की क्या परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करते रहें और प्रॉपरली टाइमली जो है वहाँ पर स्किल्स और डेवलपमेंट प्रोग्राम में उनसे पार्टिसिपेट करवाते रहें। परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन को टाइमली जो है सभी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेज़र करते रहना है और उसका फीडबैक जो है वो एम्प्लॉय को देते रहना है, जिससे कि एम्प्लॉय अपनी कमियों पर जो है इम्प्रूवमेंट कर सके। क्लियर? तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, 360 डिग्री अप्रेजल, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेज़र किया जा सकता है और जो है मॉनिटर किया जा सकता है और उसका फीडबैक जो है एम्प्लॉय को दिया भी जा सकता है और सब सुपीरियर्स को भी दिया जाता है, क्योंकि सुपीरियर उसके अकॉर्डिंगली जो है उनके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो शेड्यूल करते हैं। तो वो क्या आ जाता है, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मींस फोकसेस ऑन कंटिन्यूअस लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाइक सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, जॉब रोटेशन, स्ट्रेच असाइनमेंट, मेंटोरशिप प्रोग्राम। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके एम्प्लॉय की नॉलेज को, स्किल्स को जो है वहाँ पर इंप्रूव किया जाता है। जॉब रोटेशन, जैसे कोई पर्सन जो है वो अकाउंटिंग में काम कर रहा है कई सालों से, उसको रोटेट कर दीजिए, आप जो है उसको कोई दूसरा काम करवा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि उस बंदे को अकाउंटिंग की नॉलेज होती है, दूसरे भी चीज़ की नॉलेज वहाँ पर हो जाएगी। तो जॉब रोटेशन, उसकी स्किल, उसकी नॉलेज जो है क्या होगी, इंप्रूव होगी ना। तो परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, थर्ड रो। क्लियर? एम्प्लॉय को पहले इंडिविजुअली वहाँ पर मॉनिटर करिए, उनको जो है उनकी एनर्जी, उनकी वेलबींग के लिए काम करिए, उनके स्किल्स को पहचानिए। देन उनके रिलेशनशिप पे, रिकॉग्निशन पे, जो है मेमोरेबल मोमेंट्स पे जो है ध्यान दीजिए। देन उनकी परफॉर्मेंस और उनकी प्रोग्रेस पे जो है काम करिए और फिर लास्ट में आता है दैट इज अचीविंग रिजल्ट। भाई बट ऑब्वियस सी बात है कि जब ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअली एम्प्लॉय को ध्यान देगा, उनकी रिलेशनशिप पे भी ध्यान देगा और उनकी परफॉर्मेंस और उनकी प्रोग्रेस के लिए भी काम करेगा, तो भाई बट ऑब्वियस सी बात है कि जो है एक अच्छा रिजल्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। तो रिजल्ट यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मॉडल इज अचीविंग बिजनेस आउटकम दैट आर वैल्यूएबल टू ऑल स्टेक होल्डर एंड दिस इन्वॉल्व सेटिंग क्लियर achievable goals that resonate with both the company's mission and the personal ambition of employee। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि क्या हो कि एम्प्लॉय जो है उसको कनेक्ट फील कर सके, एम्प्लॉय जो है उससे कनेक्टेड रहे। क्लियर? द एम्प्लॉय शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स टू अचीव एंड व्हेन ही विल बी एबल टू डू दैट। एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि वो क्या अचीव करना चाह रहा है और वो कब तक अचीव कर लेगा, ये चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। क्लियर? तो अचीविंग रिजल्ट में क्या होता है कि यहाँ पर फोकस करना चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीवेबल गोल्स हो। ऐसा ना हो कि हम चांद तारे तोड़ लाएंगे तो ये अचीवेबल गोल्स नहीं है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव है, गोल्स है, वो अचीवेबल होना चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और कंपनी का मिशन इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉय अपने आप को उससे रिलेट कर सके। जो उसकी एम्प्लॉय की पर्सनल एवेंचर्स हैं वो जो है कंपनी के मिशन से रिलेट हो सके। तो जिससे क्या होगा कि एम्प्लॉय अपने एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए काम करेगा, जिससे कि कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल जो गोल है वो भी अचीव होगा। तो ये था पूरा जिंजर मॉडल। तो जिंजर मॉडल जो कि डॉक्टर डेविड जिंजर ने जो है इसको दिया था और जो है क्रिएट किया था डॉक्टर डेविड जिंजर ने, और यहाँ पर उन्होंने 10 की बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए थे जिसका इस्तेमाल करके वो जो है एक ऐसा वर्कफोर्स क्रिएट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंथुसियास्टिक होगा, डेडिकेटेड होगा और इमोशनली इन्वेस्टेड होगा अपने वर्क को लेके, अपने काम को लेके। कौन कौन से थे? स्ट्रेंथ, मीनिंग, वेलबींग, एनर्जी, रिलेशनशिप, रिकॉग्निशन, मास्टर मूवमेंट, परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस एंड रिजल्ट। क्लियर? तो कहीं कहीं पे कुछ बुक्स में हो सकता है आपको 12 एलिमेंट भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने 10 की बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिस्कस किया है जिंजर मॉडल का। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।